जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, उसके पहले देखते हैं आज की सुर्खियाँ। ऊना में दलित अत्याचार मामले में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे से राजकीय भूचाल, सरकार के विरोध में निकला था दलितों का मोर्चा। लोक शाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर विविध आयोजन, लोक कला के माध्यम से अन्ना ने की जन जागृति। लॉर्ड बुद्धा टीवी की खास पेशकश। और मध्य प्रदेश के विदिशा में दलित महिला के साथ गैंगरेप। मध्य प्रदेश में कितनी सुरक्षित महसूस करती है महिलाएं? लॉर्ड बुद्धा टीवी ने जानी महिलाओं की राय। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात राज्य से बड़ी खबर है। गुजरात राज्य में ऊना में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कुल समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। गौरतलब है कि आनंदीबेन पटेल पर गुजरात में दलित अत्याचारों का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राजकीय दुनिया में भूचाल आ गया है। जानकारी ये है कि अभी ये गुजरात के अंदर ये जो 2-3 प्रकार के ऐसे जो सामाजिक जो बहुत बड़े हंगामे हुए हैं, जैसे हार्दिक पटेल का और आरक्षण के जो विरोध में जो मामला बना और आरक्षण का जो आंदोलन चला, उसमें वो पाटीदार समुदाय के साथ साथ दूसरे जो अन्य पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, उनके आपसी आक्रोश और विरोध के संदर्भ में आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री है गुजरात की, उनके ऊपर काफी दबाव आया है। राजनीतिक दबाव होने के नाते वो कोई भी अभी डिसीजन लेने के कंडीशन में नहीं होने के कारण और वापिस अभी जो दलित हत्या का जो मामला बना जो ऊना में, वो ऊना का मामला भी ऐसा है कि पूरे भारत देश में इसका जो असर हुआ और उस असर के आधार पर उनको भी राजनीतिक दबाव इस तरह से आया है कि अभी वो कोई निर्णय लेने के कंडीशन में नहीं होने के कारण और उनके आपसी जो राजनीतिक अंदर की उनको भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री है गुजरात की, तो उसके आधार पर अंदर उनके जो आंतरिक जो विवाद है पार्टी को लेकर, वो पार्टी को लेकर आंतरिक विवाद को लेकर भी वो तंग आ चुकी है। उसके कारण उन्होंने ये निर्णय लिया है, ऐसा आज जाहिरात हुई है। जी, ऊना का जो बनाव बना, उस ऊना का बनाव का दबाव तो काफी है। काफी पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ में जो ओबीसी और पिछड़े जाति के जो समुदाय के लोग हैं, उनका भी काफी ये जो ऊना के जो कांड हुआ, उस कांड के विरोध में, अर्थात जो अनुसूचित जाति के समर्थन में काफी लोग, राजनीतिक लोगों ने भी काफी मतलब ये दिया है, सहानुभूति जताई है और ऐसा दबाव पैदा कर दिया। तो बिल्कुल ये बात भी सही हो सकती है कि ये जो आनंदीबेन पटेल ने ये जो अभी ताजा माहौल बना दलित अत्याचारों का, इसको लेकर भी उन्होंने राजीनामा दिया है, ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। गुजरात राज्य के ऊना मारपीट मामले का जहां देश में चारों ओर निषेध किया जा रहा है, वहीं अहमदाबाद के साबरमती में दलित अत्याचार का जोरदार विरोध किया गया।
इस दौरान अम्बेडकरी विविध संगठनों की मौजूदगी रही। वहीं दलित अत्याचार के विरोध में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में ऊना में हुए दलित मारपीट का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां बड़ी संख्या में अहमदाबाद के साबरमती में अम्बेडकरी संगठनाएं एक साथ होकर सड़क पर उतरी हुई थी। जगह जगह बैनर लिए ऊना में मारपीट का निषेध किया गया, जहां पूरा अहमदाबाद इस मोर्चे में हिल गया। वहीं इस बात पर गुजरात सरकार का विरोध करने वाली जनता की जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ગુજરાતના ગામે ગામથી આંખમાં આક્રોશ અને દિલમાંથી અંગારા ભરીને આવેલા મારા દલિત ભાઈઓ અને બહેનો, યુદ્ધ તો છેડાઈ ગયું છે, એના કોઈ આયોજનની હવે જરૂર નથી। જે સરકારે હિન્દુવાદના નામે દલિતોને જીવતા દફનાવવાનું કામ કર્યું છે વર્ષોથી, જે બ્રાહ્મણવાદે આપણને પતાવી દેવાની વાત કરી છે, જે મનુવાદીઓએ તમારા માથા જીવતા ને જીવતા વધેરી લીધા છે, એ બજરંગ દળ હોય, એ શિવસેના હોય, પણ ગુજરાતના દલિતોએ આજે અમદાવાદની ધરતી પર આવી એના કફનનો ખીલો આજે ઠોકી દીધો છે। હવે વાત ખાલી દફનની છે, એની કફનનો ખીલો ઠોકાઈ ગયો છે। એનું દફન 2017 જ્યારે ઇલેક્શન આવશે ત્યારે કચકચાવી મારા દલિત મિત્રો આનો બદલો લેજો। ઘરે જઈને ઊંઘી ના જશો, બધા આંદોલનકારી બનજો, એક એક નેતા બનો। ગુજરાત સરકાર અત્યારે ગાંધીનગરની ગાદી પર નથી બેઠી, પણ ગુજરાતના દલિતોએ જે જીવતો દાવાનળ, જે જીવતો એક ધરતીકંપ પેદા કર્યો છે, એના ઉપર ગુજરાતની સરકાર આજે નિરાતે ઊંઘ નથી લઈ શકતી। મિત્રો, ખાન કે ઉના હોય એ ઉપર છલો બનાવે એવો લાગે કે દલિતોના ખૂન કરી નાખે, પણ હિન્દુવાદીઓએ પાકી સોગંદ દીધી છે। तो अहमदाबाद में दलित महासम्मेलन का जो आयोजन किया, इस दलित महासम्मेलन में सभी लोग अपने समस्या और भारत की बढ़ती समस्याओं को लेकर जो लोग इस महासम्मेलन में हाजिर हुए, उसमें से कई बैनर, कई पोस्टर और कई स्लोगन के साथ वो लोग यह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम प्रदर्शन के साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ आपसे बात करवाना चाहते हैं। ये बैनर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बैनर के लोगों के साथ में जो इस बैनर के आधार पर लिखा है join.com की भारत की जातियों संबंधी DNA आधारित रिपोर्ट पार्लियामेंट पर बहस की जाए, ऐसे जो बैनर है हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये आपने जो बैनर जिस आधार पर लगाया है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये बैनर लेकर आपने कौन सी बहस आप संसद में कराना चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है। आपका नाम क्या है सर? नरेंद्र परमार जी बोलिए, ये जो आप बैनर लेकर बैठे हैं कि join.com भारत की जातीय संबंधी DNA आधारित रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस हो, इस संदर्भ में आप क्या चाहते हैं? jion.com नाम की किसी विदेशी संस्था ने भारत में आकर के भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर समग्र जातियों का जो DNA टेस्ट किया है, और DNA टेस्ट करने के बाद सारी जातियां जो है भारत में कौन सी जाति कहां से आई है, उसका जो है वो पूरा रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है। उस रिपोर्ट में भारत के सारे लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, उनका DNA टेस्ट करने पर वो सारे लोग जो है उनका DNA एक दूसरे से मिलता जुलता आ रहा है। और अपर कास्ट के जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो जिसे सवर्ण कहा जाता है, उन सवर्ण का DNA टेस्ट जो है इस देश के लोग जो है मूल निवासी लोग, यहाँ के लोग मूल निवासी लोग, SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी, वो सबसे उनका DNA टेस्ट अलग आ रहा है। और इस देश के अंदर एक बात ये भी है कि इस देश के अंदर उन्हीं लोगों का विकास हुआ है जिनका DNA टेस्ट SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी से अलग है। तो हम इस जातीय आधारित बाबतों पर इस देश की पार्लियामेंट्री में बहस इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि इस देश में यही लोग जो हैं जो DNA से एक साथ मिलते हैं और जिनकी आबादी इस देश में सबसे ज़्यादा है, उनका विकास नहीं हुआ है, और बाकी के लोगों का जिनका DNA इन बाकी काफ़ी बड़ी तादाद के लोगों के साथ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इनका विकास हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि ये लोग जो है उनका विकास है और बाकी के लोगों का विकास नहीं है, तो इस देश के अंदर सदियों से, बरसों से इस देश के अंदर जाति आधारित व्यवस्था जो चली आ रही है। दलित महासम्मेलन के रूप में जो इसमें शामिल होने के लिए जो बहुत सारे लोग आए हैं, इसमें संत श्री रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट परगणु 56 ये डाकोर से आए हुए हैं, ये बाहर गांव से आए हुए लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या नाम है? मैं संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रमुख ईश्वर भाई रोहित डाकोर से आया हूँ। मेरा गांव अंगारी है। हम ये सम्मेलन को हमेशा के लिए टेका देते हैं और सपोर्ट करते हैं और हमारा एकता बनी रहे, उसी में हम पूरे गुजरात के दलितों को। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को संदेश देना है कि हम पटेलों की निमान हमारे सामने मंच पर आके हम बात चर्चा करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बताया। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लिए विनोद कुमार ताकसंडे, कैमरामैन राहुल भोंगड़े के साथ। जय भीम, जय भारत। गौरतलब है कि पिछले दिनों दलितों पर हुए अत्याचार के वीडियो जैसे ही वायरल हुए, वैसे इसकी चारों ओर निंदा की गई थी। जहां प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में दलितों पर बर्बरता का निषेध चारों ओर देखे गया। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में ऊना मामले का एक साथ विरोध किया। शायद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दलितों पर अत्याचार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, जो पूरे भाजपा पार्टी की सोमवार शाम की बड़ी खबर रही। महाराष्ट्र के लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ने इस समाज के लोगों को जीने का तरीका सिखाया। अपने लोक कला के माध्यम से अण्णाभाऊ साठे ने उस समाज में क्रांति लाई जिसे शोषित समाज कहा जाता था। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती पर पेश है लॉर्ड बुद्धा टीवी की खास पेशकश। इस देश में ऐसे ऐसे सपूतों का जन्म हुआ है जिनके कार्यों ने समाज को एक नई दिशा दे दी। जिसमें महाराष्ट्र के लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की बात की जाए तो इस लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ने अपने कार्यों से महाराष्ट्र में नई क्रांति का निर्माण कर दिया। आज उनकी जयंती पर उनकी जीवन गाथा का ये संक्षिप्त परिचय। भाऊ सिद्धू साठे वाटे गावचा मातंग समाजाचा, पुत्र तुकाराम घातला शाळेत, पुत्र तुकाराम घातला शाळेत, साठे आडनाव सांगे गुरुजी सजी ही जी साठे आडनाव सांगे गुरुजी सजी जी साठे आडनाव सांगे गुरुजी सजी जी। अपनी अनोखी शैली के लिए पूरे महाराष्ट्र में पहचाने जाने वाले अण्णाभाऊ साठे का पूरा जीवन सामाजिक कार्यों के लिए अर्पण रहा। जहां 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले वाटेगांव के मांग परिवार में जन्मे अण्णाभाऊ साठे को तुकाराम के नाम से जाना जाता था, लेकिन घर में माता पिता द्वारा प्यार से उन्हें अन्ना बुलाया जाता था। बचपन से अपनी प्रतिभा के धनी अण्णा साठे लोकगीत पोवाड़े याद करना, उनको उस शैली में बोलना यही नहीं बल्कि स्वतंत्रता के आंदोलन की लोक जागृति के लिए अन्ना ने छोटे मोटे नाटक के जरिए पथनाट्य में कार्य किया। यही नहीं, समय के बीतते बीतते सूखा जब पड़ने लगा तो अन्ना अपने परिवार के साथ मुंबई में जा बसे। तब से उनकी बाल अवस्था समाप्त हो गई। मुंबई आने
होने के बाद अन्नाभाऊ साठे पर प्रभाव पड़ा तो राजनीति का और मुख्य चित्रपटों का। मुंबई का भागम भाग का जीवन मोर्चा, सभा, सत्याग्रह और आंदोलन जैसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को तमाशा और पवाड़ों के माध्यम से अन्नाभाऊ साठे ने इस समाज में जागृति करना शुरू किया। यही नहीं, अन्नाभाऊ साठे ने अपने जीवन में 35 कादंबरी, 8 पाठ्य कथाएं, 3 नाटक, 13 कथा ग्रंथ, 10 प्रसिद्ध पोवाड़े किए, जिसके माध्यम से अन्ना ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी कला के माध्यम से जन जागृति की। माझं नाव भाऊ सिद्धू साठे, हा माझा मुलगा तुकाराम. गुरुजीनं सांगितलं आडनाव साठे, मांगा मी, हा माहित आहे. जावा वर्गात तुका बसलेला, वर्गात तुका बसला, गिरीव म्हणे त्याला, गिरीव म्हणे त्याला, त्याचा मित्र काय बोलला. तुक्या गम भन काढ, जोडीदार सांगू लागला, सांगू लागला. लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का नाम आज पूरे महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी सूरज के तौर पर लिया जाता है, जिनके भीतर छिपी अलौकिक कला ने समाज को नई ऊर्जा प्रदान की। यही नहीं, समाज को एक नई दिशा दिखाने वाले लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का जीवन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहा, जिनके कार्यों की पूर्ति न कोई कर सकता है और न कोई करेगा। गारानं घातलं पंताला, गारानं घातलं पंताला, घातलं पंताला, बोलावून भाऊ मांगाला. पंतानी बोलवून घेतलं, भाऊ मांगाले दोन्ही हात जोडून म्हणत आहेत, क्षमा असावी. का बोलवलं पंत? चूक झाली पोराच्या हातून. वर आले का बरोबर? लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती नांदेड़ में विविध संगठनों द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्नाभाऊ साठे के समर्थक बड़ी संख्या में उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने पहुंचे हुए थे। महाराष्ट्र को अपनी लोककला के माध्यम से एक नई दिशा देने वाले लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती नांदेड़ में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान अन्नाभाऊ साठे को याद कर उनके समर्थकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर विविध संगठनों द्वारा आए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार लॉर्ड बुद्धा टीवी के सामने रखे। मैं प्रांजलि रावणगांवकर, महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हूँ। देश में बड़े धूमधाम से शाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती साजरी हो रही है। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि सभी जयंती साजरी करने का जो भी उद्देश्य है, तो अभी आजकल की जयंती साजरी करने में जो दिखाई जा रहा है, खाली फोटो निकालना, हार डालना और तालियां बजाना, ऐसा इसका जयंती का माहौल ऐसा बन रहा है। लेकिन सही में ये सच है क्या? जयंती, मेरे ख्याल से जयंती जब साजरी को कर रहे हैं, जयंती तब उनके कार्य के ऊपर प्रकाश सभी लोगों ने उनका कार्य आने वाले पीढ़ी को बताना चाहिए और उनके जो सपने ख्वाब अधूरे रहे हैं उस ख्वाब को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज 96वी जयंती अत्यंत उत्साहाने साजरी होताना या जयंतीच्या निमित्तानं समाज बांधवांना एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश या निमित्तानं द्यावासा वाटतो। मित्रहो, आज अण्णाभाऊंनी जे आजपर्यंत जे साहित्य लिहिलेलं, म्हणजे साहित्य अण्णाभाऊंचं साहित्य आपण वाचल्यानंतर अण्णाभाऊंच्या साहित्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी कुठंच तिथं तडजोड करणारा नायक अण्णाभाऊंनी मांडलेला नाही। पळकुटे नायक अण्णाभाऊंनी मांडलेले नाहीत, परंतु जे साहित्यामध्ये जे नायक उभे केलेले आहेत अण्णाभाऊंनी ते अत्यंत प्रखट स्त्री नायिका ज्या होत्या अण्णाभाऊंच्या साहित्यातल्या, त्या नायिका आपल्या शिलाचं जतन करणाऱ्या आणि आपल्या शिलाला जर कोणी हात लावत असेल तर त्या हाताचे 2 हात करण्याची ताकद उभ्या करणाऱ्या स्त्रिया आपल्या साहित्यामध्ये अण्णाभाऊंनी मांडलेल्या आहेत। आणि म्हणून समाजामध्ये जे आज चित्र निर्माण होते आहे
ते चित्राचं आज चिंतन करण्याची वेळ आज समाजातल्या कार्यकर्त्यांनी निश्चित करण्याची गरज आहे. मित्रहो, अण्णाभाऊंनी जगबदाला घालून निघाव सांगून गेले माझा भीमराव हा संदेश दिलेला आहे आणि त्या पद्धतीनं आपणही या समाजात वावरलं पाहिजे असा या निमित्तानं संदेश देतो. दलितों पर हो रहे अत्याचार और मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए गैंगरेप के मद्देनज़र अब मध्य प्रदेश के समुदाय कितना असुरक्षित महसूस करती है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है. जहां मध्य प्रदेश की जनता से अब हमने पूछा कि आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, तब उनका क्या जवाब रहा, आइए देखते हैं. आज हम मध्य प्रदेश में जिस दलित महिला के साथ में 6 लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया, ऐसा संगीन अपराध मध्य प्रदेश में हो रहा है. आज विदिशा जहां लोकसभा क्षेत्र सुषमा स्वराज का है, जो आज केंद्र में विदेश मिनिस्टर है, उसके ही क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ में ऐसा संगीन अपराध होता है. उस अपराध में आखिर मध्य प्रदेश में महिला अपने आप को कितना सुरक्षित मानती है, इस चर्चा में हमारे साथ में बेदी साहब ये जानना चाहूँगा कि मैडम आखिर महिला मध्य प्रदेश में दलित महिलाओं को कितना सुरक्षित मानती हो आप? मैं कहती हूँ प्रदेश ही नहीं देश भर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. आज का समय जो चल रहा है इसमें हम आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं सुनते रहते हैं. मेरा सरकार से इतना ही कहना है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून बनाए सख्त, जिसमें जो भी व्यक्ति महिलाओं के साथ गैंगरेप करता है या रेप करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई व्यक्ति ये काम करने की हिम्मत ना करे. लेकिन अधिकतर हमने जो रेप की जो घटना देखी तो आदिवासी या दलित महिलाओं के साथ में अक्सर नजर आती है, क्या हो जाए? असलियत में उनके तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता. मुझे लगता है शायद यही कारण होगा कि उनके साथ ज़्यादा इस तरह के बर्ताव होते हैं. तो उसके लिए जो नेता है वो नेता भी खामोश है. नहीं, नेताओं को तो जगाना पड़ता है. नेता खुद तो खामोशी होते हैं, जनता जगाएगी, नेता जग जाएंगे. मेरा उनसे निवेदन है कि वो इसके लिए कठोर कानून बनाए, तभी ये काम हल हो सकता है. जहाँ सुषमा स्वराज लोकसभा की खुद एक महिला सांसद है, उसी क्षेत्र में ऐसी घटना घटी और विदेश मिनिस्टर फिर भी उस पर आवाज़ नहीं उठा पाई. कहीं भी उठ सकती है भैया, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ ही हुई है या वहाँ से ये आवाज़ उठनी चाहिए. बहुत जगह होती है इस तरह की घटनाएं, लेकिन आवाज़ नहीं उठती है, ये हम भी जानते हैं. लेकिन आवाज़ आपने उठाई है, बहुत अच्छा काम किया है. मैं इस चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि इसने बहुत अच्छा प्रयास किया है. मैडम, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, महिला कितनी सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? सर, आए दिन तो कांड हो रहे हैं, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि महिलाएं सुरक्षित है. तो इसके लिए सरकार ने मतलब कहीं अच्छे से जो भी है मतलब विशेष जो है एक बनाना चाहिए उस कानून की, जिसकी वजह से जो भी ये कार्य करता है, जो ये घटना घटते हैं, तो वो उसके पहले सोच ले कि यार अपन जो ये करने जा रहे तो इसका अपने को परिणाम क्या मिलना है. अगर सरकार अच्छे जो भी है. मैडम, आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये बात तो मैं मानती हूँ. सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए. कानून में बहुत लचीलापन है. आप जानते हो जो गवर्नमेंट कानून बनाती है बहुत उसमें लचीलापन है. अगर स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाए, क्या है आदमी, आप देखते हो बलात्कार के केस में हमने जैसे निर्भया कांड वगैरह सभी कांड देखे. आप देखिए कि कानून में इतना लचीलापन है. कोई व्यक्ति तो वहीं डेथ हो गया या किसी को छूट गया, कोई बालिग नहीं था इसलिए छूट गया. लेकिन क्या है कि अभी कानून में 18 साल की उम्र की जगह 16 साल का वो बना दिया गया. बहुत अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन हमें इसमें स्ट्रिक्ट कदम उठा. आज आपने शायद पेपर में पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में ये दिया गया कि एक परिवार 13वीं के लिए दिल्ली से कानपुर जा रहा था. बीच में उनकी गाड़ी का उनको ऐसा लगा बस्ट हो गया है. वो सिर्फ देखने उतरे, उतने में 15 से 16 लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया. इसमें उसकी मदर और 13 साल की एक बेटी थी, जो बहुत ही घृणित कार्य है. मेरे हिसाब से इतना कानून इतना ये होना चाहिए सख्त कि आदमी यह अपराध करते हुए भी डरे या सोचते हुए भी डरे. मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि जैसे निर्भया कांड जो हुआ तो पूरे देश भर में वो लोग मोमबत्ती लेके सड़क पर आया, पूरे देश भर सड़क में आया, लेकिन दलित और आदिवासी महिला के साथ में रेप और घटना जब होती है तो इस प्रकार मानवीय के लिए सड़क पर कोई नहीं आ पाता. देखिए, कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं कि आप जानते हैं, कुछ तो आते ही नहीं है. और बहुत से लोग, मेरा एक मतलब महिलाओं से निवेदन भी है कि वो इसके प्रति जागरूक रहे. बहुत सी महिलाएं जो उनके साथ अगर घटना होती है, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, उस चीज़ को छुपाती है इज्जत के डर से या कोई और कारण के साथ. लेकिन मेरा मतलब है अगर महिला आगे नहीं आएगी और वो बताएगी नहीं मेरे साथ क्या हुआ, तो नहीं मालूम पड़ेगा. जैसे होता है कोई मीडिया में एक आध मुद्दा तो बहुत ही उछलता है, उसको लोग बहुत उछालते हैं और पूरी सहानुभूति हो जाती है. लेकिन वास्तव में इन लोगों के साथ भी हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे हम सभी के साथ करते हैं. तो इनके लिए कानून में ऐसी सुविधा हो कि, और नेताओं को, जैसे मैडम प्रतिभा बेदी ने बताया कि नेताओं को जगाने की आवश्यकता होती है और इनको हमारे साथ होना चाहिए. मैं तो ये जानती हूँ, ये अगर हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे कभी भी कांड नहीं होंगे. और कानून अगर स्ट्रिक्ट रहेगा
तो ज़रूर हम महिलाओं। मैडम ये बताइए कि महिला अपने आप को आप कितना सुरक्षित मानती हो मध्य प्रदेश में? जी नहीं, सुरक्षित तो कहीं पे भी नहीं है। और देखा जाए तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और उन्होंने जिसने ये दुष्कर्म किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा बोलता है। मामा बोलता है, पर मामा अपनी भांजियों की कितनी रक्षा करता है ये खुद मध्य प्रदेश जानता है। ये और उन्होंने उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो जिसने दुष्कर्म किए हैं और आगे जो दुष्कर्म करेगा उनके लिए उतनी कड़ी भयंकर सज़ा देनी चाहिए कि वो उनके रोंगटे काँप जाए जो ये दुष्कर्म कर रहा है। और मेरा यही कहना है कि यहाँ सबने जागरूक रहना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हो कि आजकल सही में महिलाएं सही में सुरक्षित नहीं है और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। बाहर जाती है तो उसको भय होता है कि अपने पीछे कोई आता है या नहीं आता है। इसके लिए मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पार्षद महोदय, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? महिलाएं तो सुरक्षित किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन मोदी जी अपने भारत देश पे ध्यान नहीं देते। विदेशी यात्रा में ही उन्होंने पूरा 1.5 साल व्यतीत कर दिया है। इसी तरह ना अपने ना देश की महिलाओं पे नहीं, ना बेटी पे नहीं, भांजी पे नहीं, किसी पे ध्यान नहीं देते हुए जिसने दलितों पे ना ही उनके जो संविधान के लिए अम्बेडकर साहिब जी ने करा था उस सब वो बातें दबा रहे। संविधान की भी उनकी कोई उन्होंने परवाह नहीं करते हुए कई जनों पे कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए देश के बारे में न देखते हुए वो विदेशी यात्रा करते हुए भी अपने देश पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा हो जाए। और जिसने ये करा है कांड वो 5 या 6 है अत्याचार, उन सबको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा देने की मैं मांग करती हूँ। हमारे साथ में पूर्व नगर अध्यक्ष गौरी शर्मा जी। मैडम, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मध्य प्रदेश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश हर चीज़ में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बलात्कार में भी नंबर 1 है। पीछे पता चला था बरहानपुर से भी कई महिलाएं गायब है, पर उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो महिलाएं कहाँ हैं, क्या हुआ उनका अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो शिवराज सिंह जी ने कुछ ध्यान देकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि आज वो अपने आप को मामा कह रहे हैं तो उस बहन, बेटी, भांजी का वो सम्मान करे और उनकी रक्षा करे। अगर आज वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, अभी तो यानी रेप में सबसे ज़्यादा नंबर 1 मध्य प्रदेश का नाम है, तो कुछ दिनों में तो क्या होगा खुलेआम मेरे ख्याल से जिस तरह आज हम चौराहे में ऐसा महिलाओं का आना भी मुश्किल हो जाएगा अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली गई तो इस और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद वो नेपा में शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से उनका घेराव करेंगे और उनको इस खिलाफ एक्शन लेने के लिए। मैडम, कहीं ना कहीं इसका मतलब सरकार और शासन जिम्मेदार है इस मान को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल है। अगर शासन कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नियम निकाले कि जिससे जो भी रेप करता है उसको इतनी सज़ा मिले, फांसी से कुछ नहीं, अगर वो फांसी तो वो एक बार में मर जाएगा, पर उसको जैसी वो महिला तिल तिल मर रही है उस तरह की उसको मौत मिले, तो कोई भी उसका अंजाम देखकर दूसरा व्यक्ति ये करने की सोचे भी नहीं। सही कहा मैडम ने कि इस देश में उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जहां अगर हम बलात्कार की बात करें तो आए दिन पर मध्य प्रदेश में, वो क्या पूरे देश में ऐसी SC ST और तमाम महिलाओं के साथ में घटना घटती है, लेकिन सरकार इस पर खामोश है। और जहां मध्य प्रदेश की बात जो विधानसभा है, लोकसभा, विदिशा, जहां की खुद मंत्री, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है, वो भी इस मुद्दे पर खामोश है। लेकिन आखिर ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा? कैमरामैन अनिल सालो के साथ में मैं मध्य प्रदेश से अनिल सोले। जय भीम। पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विधान परिषद के विपक्ष नेता धनंजय मुंडे काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। जहां धनंजय मुंडे ने सांसद नाना पटोले के संसद में रखे गए विदर्भ राज्य प्रस्ताव का विरोध करते हुए अखंड महाराष्ट्र की मांग की है। विदर्भ राज्य का मुद्दा अब गर्माते जा रहा है। जहां राज्य सरकार के मानसून अधिवेशन में जहां एक तरफ भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर विदर्भ राज्य की मांग की, वहीं दूसरी ओर इसका तीव्र निषेध विधान परिषद के विपक्ष नेता धनंजय मुंडे ने किया। जहां सदन के भीतर अखंड महाराष्ट्र का जप करते हुए धनंजय मुंडे ने विदर्भ राज्य के समर्थकों को जवाब दे दिया। राज्य सरकार या ठिकाणी भूमिका स्पष्ट करायला तयार होत नाही, म्हणून आज गदारोळामध्ये विधान परिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं। आज आमच्याच नाही तर उभ्या अखंड महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनात निर्माण झालाय, म्हणून आज आम्ही अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने
राज्य सरकारने या ठिकाणी उत्तर आपलं द्यावं, आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पण राज्य सरकार या ठिकाणी भूमिका स्पष्ट करायला तयार होत नाही. म्हणून आज गदारोळामध्ये विधान परिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. नागपुर के संविधान चौक पर मुंबई के दादर स्थित अंबेडकर भवन और बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस को तोड़े जाने के विरोध में संघर्ष सभा का आयोजन किए जाने की जानकारी सामने आई है। उपस्थित लोगों को अंबेडकरी विचारवंतों ने संबोधित किया। नागपुर के संविधान चौक पर मुंबई के दादर स्थित अंबेडकर भवन और बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस को तोड़े जाने के विरोध में संघर्ष सभा का आयोजन किए जाने की जानकारी सामने आई है। उपस्थित लोगों को अंबेडकरी विचारवंतों ने संबोधित किया। इस दौरान विचारवंतों ने बताया कि मुंबई में जिस वजह से बाबा साहब का भवन तोड़ा गया है वह काफी निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। बुल्ढाना जिले के जलगांव अंतर्गत गुजरने वाले जामोद से जिनिंग बाईपास की सड़क कुछ ही दिनों में खस्ता हो गई है, जिसके चलते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बुल्ढाना जिले के जलगांव अंतर्गत गुजरने वाले जामोद से जिनिंग बाईपास की सड़क कुछ ही दिनों में खस्ता हो गई है, जिस वजह से वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है, जिसका विरोध करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से सड़क का निर्माण हुआ था उससे यह साफ हो गया था कि यह सड़क का कार्य निकृष्ट दर्जा का है, मगर पार्टी की ओर से कई दफा अधिकारियों को इस विषय में जानकारी दी गई, मगर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा सबके सामने है और सड़क कुछ ही दिनों में खस्ता हाल हो गई। संतोष मारुति वानखड़े जो कि आरपीआई के अध्यक्ष है जलगांव जामोद के, उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अनशन पे उनके साथ और उनके साथीदार बैठे हैं। उनके लिए हमने पिछले 2-3 बार हमारे जो कोई इंजीनियर है उनकी तरफ से हम जो काम की उन्होंने कंप्लेंट की है उसकी एग्जामिनेशन करके लेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे और उसके हिसाब से हम जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो कोई रास्ता ख़राब हुआ है उसके रिपेयरिंग की भी हमने उनको ग्वाही दी है। बारिश का जो मौसम है उसके बाद जो ख़त्म होगा उसके बाद हम वो रास्ता रिपेयर करके लेंगे और बाकी के जो उनके कंप्लेंट है वो उसके हिसाब से हम कार्रवाई करने वाले हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उन्होंने जो कोई अनशन का जो कोई मार्ग अपनाया है वो उन्होंने पीछे लेना चाहिए। मैं गजानन ओंकार बाजारे, उपाध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति महाराष्ट्र राज्य। अभी सभा मंडप में मैं उपोषणकर्ता लोगों के साथ हाजिर हूँ। ये उपोषणकर्ता लोग 5-6 दिन से यहाँ उपोषण कर रहे। नगर परिषद में बहुत भ्रष्टाचार हुआ और नांदुरा से संग्रामपुर बाईपास रोड पर जो काम हुआ वो अत्यंत निकृष्ट दर्जा का काम हुआ। वो काम करने वाला जो ठेकेदार है उसको कोई तो भी आमदार बोलो या कोई खासदार बोलो, किसी तो भी बड़े व्यक्ति का उसके सिर पर हाथ है, इसलिए वो एकदम दादागिरी करके निकृष्ट दर्जे का काम कर रहा है। ये जलगांव शहर में नहीं, अवान्तर इतर बुल्ढाना जिला में जितने काम उसने किए वो सब निकृष्ट दर्जे के हुए। उनकी बहुत से कंप्लेंट हुई पर वो कंप्लेंट को कुछ डरता नहीं। और खास करके जलगांव नगर परिषद के बाईपास का जो ये काम है, ये काम अपने बहुजन समाज ज़्यादा संख्या से रहता है उस इलाके में हो गए और वो बहुजन समाज के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वो बहुत बड़ा अन्याय के लिए प्रतिक्रिया और वाचा फोड़ने के लिए यहाँ के संतोष भाऊ वानखड़े, अध्यक्ष आरपीआई आठवले गट के और उनके साथ में जो 5 लोग और उपोषण को बैठे हुए लोगों ने वो निराधार किया है कि जब तक हमारे को न्याय मिलता नहीं वो समय तक हम उपोषण छोड़ेंगे नहीं। मैं संतोष वानखड़े, तालुका अध्यक्ष आरपीआई। मैं इसलिए उपोषण में हूँ कि जो जलगांव जामोद में जो बाईपास रोड जा रहा है वो रोड संग्रामपुर ओवरवर्ड से जुड़ता है। जो अभी 2.5 महीने पहले जो रोड का काम हुआ है वो रोड पर बड़े बड़े खड्डे गिरे वाले हैं। वो काम चालू था तभी हमने एक सीओ साहब को नगर परिषद में जाकर निवेदन दिया कि साहब ये काम जो चल रहा है ये अतिशय निकृष्ट दर्जे का चल रहा है।
तो साहब ने इस पर कोई बात का कोई वो निवेदन पर ख्याल नहीं दिया है। इसके वास्ते हमने दोबारा उनको निवेदन दिया कि साहब तुम वहाँ पर आकर वो रोड की चौकसी करो, क्योंकि नाइट में भी वो काम बैटरी से चल रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों नगरपालिका द्वारा छात्रों पर बरती जा रही पाबंदी से छात्रों का पढ़ना लिखना दुश्वार हो गया था। जहां के अंबेडकर ग्रुप खरगोन द्वारा निःशुल्क दी जा रही कोचिंग सुविधाओं को भरी गंदगी के बीच शिक्षकों को पढ़ाने पर विवश होना पड़ रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों विद्यार्थी खुले छत के नीचे गंदगी के आलम के बीच पढ़ने पर विवश है, जिसके पीछे का मुख्य कारण खरगोन जिले की नगरपालिका का रवैया बताया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश के खरगोन मुख्यालय में अंबेडकर ग्रुप ऑफ खरगोन द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क एमपीएससी, एसएससी, बैंकिंग की परीक्षा की कोचिंग विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाती थी, लेकिन गत 30 जुलाई को नगरपालिका ने इस अंबेडकर भवन पर ताला लगा दिया, जिसके कारण अब छात्रों को भारी बारिश के बीच खुले में कोचिंग दी जा रही है। लेकिन जैसे ही इसकी भनक प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ताला खोल दिया। बिल्डिंग है अंबेडकर भवन, शासकीय है, जहां पर हम पिछले 2 सालों से एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य कोचिंगें लगा रहे हैं। ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो निर्धन है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं और इन्होंने रिजल्ट भी दिए हैं। ऐसे में नगर पालिका यहाँ पर कोचिंग नहीं लगाने दे रही है, बार बार ताला लगाने के लिए नोटिस देती है, जिसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बहरहाल नगर पालिका द्वारा पहले तो ताला जड़ा गया था, लेकिन अचानक खोल देने से विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली। लेकिन बेवजह गरीब बच्चों को तंग करने वाला रवैया खरगोन नगर पालिका का समझ से परे था, जिसके कारण गरीब विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशान विवश होना पड़ा। आधुनिक जमाने में मोबाइल सेवा नई क्रांति लेकर आया है, इससे कोई दो राय नहीं। जहां फेसबुक और व्हाट्सएप के इस जमाने में पुणे की एक संस्था ने ऐसा व्हाट्सएप बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो ग्रुप बनाया, जिसका परिचय सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ, जो पूरी तरह निःशुल्क रखा गया। आज के दौड़भाग के जमाने में इंसान नए नए तकनीकी आयामों को छूता जा रहा है। जहां इन दिनों फेसबुक और माध्यम से पूरी दुनिया के टच में रहा जा सकता है, वही पुणे की एक अंबेडकर विचारों को मानने वाली बुद्धिस्ट संगठन परिचय सम्मेलन व्हाट्सएप से हाल ही में संपन्न हुआ, जिसके जरिए बुद्धिस्ट समाज के लड़के लड़कियों को एक मंच मिलने का आयोजकों का मुख्य उद्देश्य था। जय भीम। मैं अनिल गायकवाड़, पुणे बुद्धिस्ट मैरिज ग्रुप और बम्बई से टू बी फ्री मैरिज ग्रुप, व्हाट्सएप मैरिज ग्रुप की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ये 2 संस्था के संयुक्त माध्यम से पूना में 31 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शादी करने वालों का मेलावा आयोजित किया है। ये बेसिक आइडिया ऐसी है कि हम लोगों को फ़िलहाल कोई रिश्तेदार नहीं होता है, जो मामा काका जो इसके पहले रिश्ते ढूंढते थे, वो अभी नहीं है। वो संकल्पना ही दिन ब दिन चलती जा रही है। तो ये संकल्पना माध्यम में रखते हुए हम लोगों की शादियाँ अच्छी तरह से कैसी होए उसके बारे में सोचकर ये काम करते हैं। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा डिटेल एक दूसरे के लिए ओपन करते हैं और उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जो नंबर से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो जाता है और वो कांटेक्ट से फिर शादियाँ बनती है। हम लोग 1 महीने में पुणे और मुंबई के लोगों का ट्रिप अरेंज करते हैं, गेट टुगेदर अरेंज होता है और उसमें भी शादियाँ जमा होने के लिए जो पहला मालूमात लेना चाहिए वो सब मालूमात ले लेते हैं और इसके ज़रिए
अभी हम बौद्ध मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, जिसके लिए हम किसी से भी पैसा नहीं लेते। सिर्फ भगवान बुद्ध के संकल्पना से हम सिर्फ दान लेते हैं, जो धम्मदान होता है वो धम्मदान से ही काम कराते हैं। पुणे के पत्रकार भवन में आयोजित पूना और मुंबई बुद्धिस्ट विवाह व्हाट्सएप ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस अनोखे परिचय सम्मेलन की संकल्पना का माध्यम ही बना है व्हाट्सएप, जिसके जरिए बड़ी संख्या में बौद्धिस्ट युवा युवतियां इन दिनों जुड़ रहे हैं, जिसको निशुल्क एक परिचय सम्मेलन के जरिए लोगों से जोड़ना एक अभिनव प्रयास था, जिसमें वो लोग आसानी से शामिल हुए जो इच्छुक थे। यही नहीं, बुद्धिस्ट समाज के इस अनोखे व्हाट्सएप मैरिज ब्यूरो की चारों ओर सराहना की जा रही है, जिसका उद्देश्य ही तकनीक के साथ साथ आसानी से वर वधु का चयन करना है, जिसमें पुणे की ये संस्था कामयाब हो चुकी है। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम।